ठीक है, तो आज नया यूनिट चालू करेंगे हम। ठीक है, 5th यूनिट है साइंस 1 का हीट। सो देखो, हीट में कुछ आपको कैन यू रिकॉल में कुछ, ठीक है, इंट्रोडक्शन में कुछ पूछा आपको, कैन यू रिकॉल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो प्रीवियस स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है। तो क्या हो सकता है हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस? तो किसी चीज को हम जब हीट देते हैं तो उसका क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है वो। ठीक है, तो टेम्परेचर हम मेजर किस में करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री केल्विन में। ठीक है, और इसमें डिफरेंस क्या है, बहुत ही रिलेटेड, दोनों भी रिलेटेड है एक दूसरे से, हीट और टेम्परेचर। ठीक है, हम बोलते हैं कि आज का टेम्परेचर इतना है। अभी किसके वजह से हो रहा है टेम्परेचर राइज होना या कम होना, किसकी वजह से होता है, हीटिंग इफेक्ट है। तो हीट और टेम्परेचर एक दूसरे से क्या रिलेटेड है। तो क्या रिलेशन हो सकता है इसमें, तो हीट क्या होती है, कोई भी अगर सब्सटेंस है तो हीट क्या होता है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है उसका मोशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो टोटल एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, तो जितना उसको हम हीट दे रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, वो जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का मोशन होगा वो ऑब्जेक्ट के अंदर, वो सब्सटेंस के अंदर। तो जो टोटल एनर्जी है ये रिप्रेजेंट करता है हीट, और टोटल एनर्जी के वजह से जो काइनेटिक एनर्जी उसमें आती है, किसमें, मॉलिक्यूल्स में। तो काइनेटिक एनर्जी यानी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज में जो मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का, उसके वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है ना, वो काइनेटिक एनर्जी उसमें बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब टेम्परेचर होता है। ठीक है, यानी हीट का रिजल्ट बोल सकते हो। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये टोटल एनर्जी, उस सब्सटेंस में कितना एनर्जी है पूरा। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है, एवरेज लेंगे उसका, इट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। आगे देंगे, तो इस तरह से टेम्परेचर और हीट एक दूसरे से रिलेटेड है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। ठीक है, तो हीट की वजह से टेम्परेचर होगा, हीट इज अ टोटल एनर्जी, और टेम्परेचर क्या होगा, इट इज अ एवरेज एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया। अभी देखो क्या, कैसे इसको करेंगे फिर से हम, और क्या डिफरेंस हो सकता है। हीट किसके ऊपर डिपेंड है, रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है हीट के लिए, साइज ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसके ऊपर ही डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कप में पानी ले, ठीक है, एक फुल कप पानी लेंगे, वाटर लेंगे, और एक बड़े टब में हम वाटर लेंगे। अगर हमको सेम टेम्परेचर दोनों का चेक करना है तो पॉसिबल है। ठीक है, हम कप में भी उतना ही हॉट करेंगे, उसको पानी को गर्म करेंगे, उसका फिर टेम्परेचर नोट करेंगे। ठीक है, और टब में वाटर है, उसको भी हम हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर नोट करेंगे। तो दोनों का सेम टेम्परेचर आने तक हम हीट करेंगे दोनों। अभी कप में वाटर छोटा सा है, कम क्वांटिटी है, और बड़ा टब है, उसमें वाटर लार्ज क्वांटिटी में, फिर भी टेम्परेचर सेम है। मतलब टेम्परेचर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है। क्वांटिटी पे डिपेंड हुआ क्या, मतलब साइज ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड नहीं है, और टेम्परेचर नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं है। लेकिन हीट किसके ऊपर डिपेंड है, ये सारे फैक्टर के ऊपर। अगर आपको एक टब का पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म करना है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ज्यादा हीट वहां देना पड़ेगा। और एक कप पानी आपको अगर वाटर अगर आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर में मतलब टोटल एनर्जी जो होती है टब के वाटर में, जो मोशन की एनर्जी, वो हीट ज्यादा है, हीट वहां ज्यादा है, बट टेम्परेचर फिर भी उतना है। मान लो 100 डिग्री सेल्सियस अपने सेट किया है। ठीक है, आगे देंगे 50, जो भी आपको टेम्परेचर, दोनों कप में, दोनों वाटर में हमें टेम्परेचर सेम चाहिए। तो टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल और साइज ऑफ पार्टिकल, इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता। लेकिन हीट इसके ऊपर डिपेंड है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है हीट और टेम्परेचर में। तो समझ में आ गया, हीट इज ए टोटल एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस में जो टोटल एनर्जी होती है वो मोशन की वजह से मॉलिक्यूल्स की, दैट इज कॉल्ड हीट। और टेम्परेचर क्या होता है, इट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ मोशन, एवरेज लेते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम किसमें मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री केल्विन वगैरह इसमें हम यूज करते हैं। जनरली हमारा बॉडी टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट में यूज, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। और हमारा जो ये टेम्परेचर होता है सराउंडिंग का, इसे हम डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, इस तरह से। तो समझ में आ गया, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर के डिफरेंट वेज क्या होते हैं, ये सब पहले हम पुराने क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी का यहाँ पर दिया हुआ, जस्ट रिकॉल करके। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है, अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफर होती है। हीट एनर्जी, उसके बारे में दिया है। सो इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्नड अबाउट द हीट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। वी हैव आल्सो परफॉर्म few experiment related to the expansion and contraction of solids। ठीक है,
अब एक्सपांशन और किसकी वजह से होता है? हीट की वजह से होता है। सॉलिड को आप हीट करो तो क्या होगा? हीट एनर्जी की वजह से क्या होगा? उसका एक्सपांशन होगा, तो सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें मोशन होगा, जो एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हो क्या होंगे? एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। तो सॉलिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? सारे एटम्स कैसे होते हैं? एकदम क्लोज होते हैं, क्लोज पैक होते हैं, एक दूसरे से एकदम जुड़े होते हैं। और जब हम उसको हीट करेंगे तो क्या होगा? गैप उनके बीच में बढ़ती जाएगी और क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से लिक्विड को हम हीट करेंगे तो गैसेस में कन्वर्ट होगा। आगे चलते, तो एक्सपांशन हो रहा है हर चीज का। अगर हीट करेंगे तो क्या होता है? एक्सपांशन होता है सॉलिड का। आगे चलते इस तरह से। और अगर हीट कम करेंगे तो क्या होगा? अगर हीट उसमें से रिड्यूस कर ली जाए, फॉर एग्जाम्पल वाटर को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा? वेपराइज हो जाएगा, इवेपोरेट होगा। ठीक है, उसको वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा। और वाटर को हम उसमें से हीट निकाल लेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, यानी आइस बनेगा उसका, जो हम रेफ्रिजरेटर में करते हैं। फ्रीजर में हम वाटर को रखते हैं तो क्या होता है? उसका टेम्परेचर निकाला जाता है। वाटर का जो टेम्परेचर है तो कोई से कब तक? 0 डिग्री सेल्सियस जब हो जाता है वाटर का टेम्परेचर, यानी डाउन हो रहा है, मतलब उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब क्या? उसकी हीट निकल रही है बाहर। अगर देखो उसमें जो हीट एनर्जी है वो बाहर निकल रही है, तो हीट एनर्जी बाहर निकलते निकलते क्या होगा? एक स्टेज आएगी जब सारी हीट एनर्जी निकल जाएगी तो 0 डिग्री सेल्सियस की ओर चला जाएगा उसका टेम्परेचर, और तब क्या होगा? वो फ्रीज हो जाएगा, यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे जाएंगे, तो इस तरह से हमने लास्ट ईयर पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वगैरह, हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। अब इस साल क्या पढ़ेंगे हम? कल क्या है, तो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी फिनोमिना होती रहती है जो हीट से रिलेटेड है, तो उसमें से कुछ हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि लैटेंट हीट है, लैटेंट हीट ऑफ हीट, ठीक है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर ह्यूमिडिटी क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे इस साल। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? लैटेंट हीट। अब इसके लिए देखो आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, वो हम ट्राई करेंगे, मतलब समझने की कोशिश करेंगे उसको, और उसके ऊपर से हम लैटेंट हीट क्या होता है इसको समझेंगे। पढ़ो, ठीक है। तो लैटेंट हीट हम पढ़ रहे हैं, तो लैटेंट हीट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो देखो आपकी बुक में दिया हुआ है, ट्राई दिस, टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस इन ग्लास बीकर एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो आपको एक ग्लास का बीकर लेना है और उसमें आइस के क्यूब या पीसेस लेना है। ठीक है, इंसर्ट द बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर इन आइस एंड मेजर इट्स टेम्परेचर। फिर क्या करना है? स्टैंड के ऊपर इस तरह से हमने स्टैंड के ऊपर बीकर रख दिया, इसमें आइस क्यूब या आइस के पीसेस ले लिया हमने, और एक स्टैंड के ऊपर हम थर्मोमीटर लगाएंगे। थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है वो आइस में हम यहाँ लगा देंगे, तो क्या होगा? इससे हमें टेम्परेचर पता चलेगा, आइस का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, सो इंसर्ट द बल्ब इन ऑफ अ थर्मोमीटर इन आइस एंड मेजर इन टेम्परेचर। तो आइस का हमें टेम्परेचर पहले मेजर कर लेना। अब आगे, पुट द बीकर ऑन स्टैंड एंड हीट द आइस यूजिंग बर्नर। ठीक है, तो इस बीकर जिसमें आइस है इसको स्टैंड के ऊपर रखना है और इसको हीट बर्नर से क्या करना है? हीट देना है इसको। ठीक है, हीट करना। रिकॉर्ड द टेम्परेचर यूजिंग द थर्मामीटर आफ्टर एवरी मिनट। और इस तरह से हमारा थर्मामीटर यहाँ लगा रहेगा और नीचे से हम क्या कर रहे हैं? बीकर को भी हीट दे रहे हैं। ठीक है, अब हीट देने की वजह से क्या होगा? हमें हर 1 मिनट में क्या करना है? टेम्परेचर नोट करना। टेम्परेचर राइज होना चालू हो गया थर्मामीटर में, तो थर्मामीटर में जो टेम्परेचर राइज होगा उसे हमें नोट करते जाना है। सो रिकॉर्ड द टेम्परेचर यूजिंग द थर्मामीटर आफ्टर एवरी मिनट। तो हर 1 मिनट में 1 मिनट में कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है हमें नोट करते जाना। ठीक है, as the ice is heated it starts melting, stir the mixture of ice and water। तो जब हम इसको हीट चालू करेंगे, हीट देना चालू करेंगे बीकर को, तो जब आइस को हम हीट देते हैं तो क्या होता है? मेल्ट होगा, उसका कन्वर्शन क्या होगा? वाटर में होगा। तो हम इसको मिलाते रहना, स्टीर करना। ठीक है, कंटिन्यू द हीटिंग इवन आफ्टर आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, ड्रॉ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम। आगे जन में तो हमें कंटिन्यू हीट चालू रखना, भले ही आइस पूरा मेल्ट हो गया उसके बाद भी हमें हीटिंग चालू रखना है, और किस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हमें हर मिनट में, हर इसमें क्या करना है? उस टेम्परेचर को नोट कर लेना। अब टेम्परेचर और टाइम का हमें क्या फाइंड करना है? ड्रॉ करना है ग्राफ। ठीक है, तो हमने टाइम ले लिया, 1 मिनट में कितना टेम्परेचर था, 2 मिनट में कितना टेम्परेचर हुआ, 3 मिनट में, तो हर 1 मिनट के बाद में टेम्परेचर कितना हमें नोट करते जाना, और फिर उसका क्या बनाएंगे? हम ग्राफ बनाए। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम ले लेंगे टाइम मिनट्स में, तो हमने यहाँ 2, 4 इस तरह से लिया, और वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या लेंगे? टेम्परेचर। तो टाइम वर्सेस टेम्परेचर का हम क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 मिनट,
और इधर टेम्परेचर 0, तो टेम्परेचर हमने लिया 10, 20, 30 अप टू 100 डिग्री तक, ठीक है, और इधर टाइम लिया। तो हमें किस तरह से ग्राफ मिलेगा, देखो, you will observe that the temperature of the mixture remains 0 डिग्री सेल्सियस till the ice melts। अब देखो स्टार्टिंग में, अब ये टेम्परेचर, ये जो ग्राफ बता रहा है हमें इस तरह से इंक्रीज बता रहा है, ठीक है, टेम्परेचर, ये टाइम, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये जो लाइन दिखा रहा है क्या दिखा रहा है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो 0 से लेके 4 मिनट तक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, हमारा जो ऑब्जर्वेशन रहेगा, ठीक है, तो 0 डिग्री दिखाएगा। 1 मिनट में भी हम देखेंगे तो मेल्ट हो रहा है, जब हम हीट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब हमने हीट स्टार्ट किया तो पहले मिनट में, फर्स्ट मिनट में भी हमें मेल्ट होता हुआ दिखाई देगा, यहाँ आइस मेल्ट हो रहा है वाटर में, लेकिन टेम्परेचर अभी भी 0 ही दिखाई देगा, ठीक है। सेकंड मिनट हम देखेंगे, 2 मिनट बाद में देखेंगे तो मेल्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्शन हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर फिर भी 0 रहेगा। 3 मिनट बाद में देखेंगे तो 3 मिनट हो गए, वाटर में लगभग जो आइस के क्यूब्स थे सब वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी टेम्परेचर 0 ही है। 4 मिनट तक देखेंगे हम तो पूरा जो आइस है वाटर में कन्वर्ट हुआ हमें दिखाई देगा 4 मिनट तक, लेकिन फिर भी टेम्परेचर 0 ही रहेगा। आगे चलने, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो क्या होगा, पूरा आइस जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाता वाटर में तब तक के टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। समझ में आ गया। जब हम आइस को मेल्ट करेंगे तो जब तक वो पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, पूरा वाटर लिक्विड फॉर्म में जब तक वो ट्रांसमिट नहीं हो जाता, तब तक के उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, 0 डिग्री सेल्सियस भी रहेगा। आगे चलिए, तो फिर टेम्परेचर गया कहाँ, हीट तो दे रहे हम, हीट कहाँ गई थी, हीट तो दे रहे हम, लेकिन वो हीट कहाँ हो रही, तो इसको ब्रेक करने में सॉलिड फॉर्म में, आइस कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो जैसे कि मैंने बताया सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा, वो जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए, उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, वो अलग अलग हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट। जो पार्टिकल्स है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ना, और डिस्टेंस कब बढ़ेगा, ठीक है, और डिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब उसको हीट करता है। तो ये जो हीट एनर्जी है, ये हीट एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रही है, वो बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, वो पार्टिकल्स को सेपरेट करने में। आगे चलने, तो टोटल हीट यहाँ एब्जॉर्ब हो रही है उसमें, इसलिए टेम्परेचर राइज नहीं होगा। आगे चलने, अब उसी तरह से, अब जब पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ से जो स्टेट है आइस प्लस वाटर, तो आइस का कन्वर्शन वाटर में हो रहा है, तो सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों स्टेट यहाँ पे रहेगा, ठीक है, कन्वर्शन चालू होगी आइस का। तो कब तक होगा, पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट होने का, ठीक है। जब आइस फुल्ली कन्वर्ट हो गया वाटर में, अब यहां से अब हीट कंटिन्यू हमारा चालू, हीट तो हम कंटिन्यू दे रहे, तो क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होना चालू होगा। 4 मिनट के बाद में हमें दिखेगा कि टेम्परेचर कंटिन्यू राइज हो रहा है, कंटिन्यू राइज हो रहा है। कब तक, जब तक वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचा। आगे चलिए, अब जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा कुछ मिनट के बाद में, ठीक है, अब हीट कितना दे रहे, किस दे रहे, उस हिसाब से, तो जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंच जाएगा, फिर से थर्मोमीटर आगे का रीडिंग नहीं दिखाएगा, कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। आगे चलिए, अब यहां से क्या होगा, तो बॉइलिंग वाटर प्लस वेपर। अब ये जो स्टेट है यहाँ से वाटर है, पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया यहाँ 4 मिनट में। अब ये वाटर का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो लिक्विड फॉर्म में वाटर यहां तक सी पर, ठीक है, ये सी पॉइंट, तो ए बी और सी और डी हमने 4 पॉइंट दिए, तो ए टू बी ये जो पोर्शन है, इतना जो पॉइंट है, ये क्या दिखा रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हो रहा है, ठीक है। बी से सी तक टेम्परेचर में कंटिन्यू राइज हो रहा है, तो सी कब तक पहुंच जाएगा, वाटर का टेम्परेचर अब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस हीटिंग कंटिन्यू चालू है, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो, फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। अब क्या चेंज होगा, या टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो यहाँ फिर से फेज चेंज होगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिड का लिक्विड और लिक्विड का गैसियस फेज, ठीक है, किस तरह से होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट, तो यहां से क्या होगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर चालू हो जाएगा, और वाटर का कन्वर्शन किसमें होगा, गैसियस फेज। तो यहां भी कन्वर्शन जब होता तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा, क्योंकि जो भी हीट उसको सप्लाई हो रही है, हीट कहां यूटिलाइज हो रही है, कि बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
पार्टिकल्स के बीच में, उसको ब्रेक करने के लिए, ताकि वो सेपरेट हो जाए। सेपरेट होकर क्या होता है, उसका दूसरे स्टेट में कन्वर्शन होगा। सॉलिड के पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे तो लिक्विड होगा, लिक्विड के पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे तो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से 100 डिग्री सेल्सियस पे आप कितना भी, आप इधर कितनी भी देर तक उसको हीट करो, जब तक कि पूरा वाटर वेपराइज नहीं हो जाता, ये टेम्परेचर क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब वो राइज नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो समझ में आ गया। अब यहाँ दो चीजें आती है, तो इसी को बोलते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट यानी क्या, ये जो हीट क्या यूटिलाइज हो रही है, ठीक है, ये जो हीट यूज हो रही है, हीट तो हम दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है टेम्परेचर। वो हीट कहां जा रही है, बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, ठीक है, फेज को ट्रांसफर करने में, एक फेज से दूसरे फेज में सब्सटेंस को ट्रांसफर करने में जो हीट यूटिलाइज होती है, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। आगे ध्यान में, तो लैटेंट हीट क्या होगी, एक फेज से सब्सटेंस को दूसरे फेज में कन्वर्ट करने के लिए जो एब्जॉर्ब होती है हीट, दैट हीट इज नोन एज लैटेंट हीट। ठीक है, फिर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है या लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो फ्यूजन कब होगा, जब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्शन होगा, ठीक है, जब एनर्जी, हीट एनर्जी यूटिलाइज होगी, एब्जॉर्ब होगी, इसके लिए सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में करना, जैसा कि आइस का कन्वर्शन वाटर में हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे हम, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसे क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और जब यही हीट एनर्जी लिक्विड का गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होगा, यूटिलाइज होगी, तो उस हीट को क्या बोलेंगे हम, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आगे दिन में दो कंसेप्ट यहाँ आते हैं। लैटेंट हीट यानी समझ में आ गया, जनरल हम बोल सकते हैं लैटेंट हीट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी यूटिलाइज होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हीट यूटिलाइज हो रही है एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसमिट होने के लिए सब्सटेंस को, तो वो हीट को बोलेंगे हम लैटेंट हीट। ये दो टाइप की होती है, जब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, और जब लिक्विड का वेपर में कन्वर्शन होगा तो उस वक्त जो हीट एब्जॉर्ब होती है उसको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आगे लाइन में तो देखो आपकी बुक में इसी तरह दिया है, if we continue heating even after conversion of all the ice into water, the temperature of water starts rising and reaches 100 degree Celsius. ठीक है, at this temperature water starts converting into steam. तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर चला जाता है तो स्टीम में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। ठीक है, the temperature of water remains constant at 100 degree Celsius till all the water convert into steam. तो कब तक 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, जब तक पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका वाटर का टेम्परेचर अब नहीं बढ़ेगा, कितना भी आप हीट इधर चालू करो। आगे देखेंगे, in this graph the line AB represent conversion of ice into water at constant temperature. ठीक है, तो लाइन AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कन्वर्शन ऑफ आइस इनटू वाटर। तो यहां से यहां तक 4 मिनट में क्या हो रहा है, पहले सिर्फ कन्वर्शन हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। When ice is heated, it melts at 0 degree Celsius and converts into water at this constant temperature. ठीक है, जब आइस को मेल्ट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस भी उसका टेम्परेचर बना रहेगा और वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। The ice absorb heat energy during this transition and the absorption of energy continues till all the ice converts into water. तो क्या होगा, आइस एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। जब ये ट्रांजिशन हो रहा है सॉलिड का लिक्विड में, आइस का वाटर में कन्वर्शन हो रहा है, तो हीट एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है आइस। ठीक है, और कब तक होता रहेगा कंटिन्यू एब्जॉर्प्शन, जब तक पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, so the temperature remains constant during this transition. और ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सॉलिड का लिक्विड में, तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, this constant temperature at which the ice converts into water is called melting point of ice. तो इसी को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा टेम्परेचर, ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट। उस सब्सटेंस का मेल्टिंग, आइस है तो आइस का मेल्टिंग। यहाँ आइस का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कौन से कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, आइस का कन्वर्शन, क्योंकि हीट हम कंटिन्यू दे रहे हैं, हीट हम उसको कंटिन्यू दे रहे हैं, तो सारी हीट कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है,
फेस को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ, सिर्फ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो सारी हीट कहाँ यूटिलाइज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने में नहीं हो रही है, उससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, तो फेस कन्वर्शन, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिसमें सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में होता है, उसे क्या बोलेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, thus during transition of solid phase to liquid the object absorb heat energy। ठीक है, तो जब भी सॉलिड का लिक्विड में ट्रांजिशन होगा, लिक्विड फेज में ट्रांजिशन होगा, द ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बट इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज, लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। दिस हीट energy is utilized for weakening the bonds between the atoms or molecules in the solid and transform it into liquid phase। ये जो हीट एनर्जी है फिर ये कहाँ यूज होती है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो हीट जा रही है, तो हीट कहाँ यूटिलाइज होती है, कि बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, अभी डेफिनेशन देखेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन। द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर during transformation of solid into liquid is called latent heat of fusion। आगे दिन में the heat energy absorbed at constant temperature during transformation of solid into liquid, this is called latent heat of fusion। आगे दिन में अब स्पेसिफिक latent heat of fusion क्या होगा, अब स्पेसिफिक उसको और हम स्पेसिफाई करें अमाउंट के साथ। ठीक है, जनरल डेफिनेशन होगी latent heat of fusion यानी at constant temperature the heat energy absorbed during transformation of solid to liquid, this is called latent heat of fusion। लेकिन उसको स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, the amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass। ठीक है, हम क्वांटिफाई करें, amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of solid to convert into liquid phase is called the specific latent heat of fusion। तो वर्ड हमने सिर्फ उसको लगा दिया स्पेसिफिक। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, किसके लिए, 1 यूनिट मास। ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, एक हमने सॉलिड का यूनिट मास ले लिया। ठीक है, उस मास के लिए उस सॉलिड को, उस पर्टिकुलर मास के सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई उसे बोलेंगे हम स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, उसी तरह से तो यहां तक समझ में आ गया, तो इसको हम पहले भैया ग्राफ समझ में आ गया, आपको एक्सपीरियंस समझ में आया क्या किया हमने। अब जब यहां से हम गए तो यहां तक कंटिन्यू टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर यहां फिर से हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब कांस्टेंट टेम्परेचर कब होता है, हीट तो सप्लाई करें, लेकिन कांस्टेंट कब हो रहा है, हीट कहीं तो भी यूटिलाइज होगी। अब यहाँ हीट कहाँ यूटिलाइज होगी, वेपर में कन्वर्ट करने की, सारी हीट कहाँ यूटिलाइज होगी, तो टेम्परेचर अब इंक्रीज नहीं होगा, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, बस 100 डिग्री रहेगा, लेकिन सारी हीट कहाँ यूज हो जाएगी, वेपर में कन्वर्ट करने की। तो ये जो टेम्परेचर है कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इसे क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट यानी क्या होता है, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच liquid convert into gaseous, that is called boiling point। आगे दिन में उसी तरह से अब latent heat of fusion हो गया सॉलिड का लिक्विड में, तो यहाँ क्या बोलेंगे आप, अब जो हीट एब्जॉर्ब हुई उसको बोलते हैं हम latent। ठीक है, the heat absorbed at a constant temperature when a liquid converts into gaseous। आगे दिन में तो लिक्विड फेज का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हुए जो हीट एब्जॉर्ब होगी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, दैट हीट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आ गया। उसी तरह से हम स्पेसिफिक बोलेंगे उसको, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर by unit mass of a liquid to convert into gaseous phase is called specific latent heat of vaporization। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब, कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, किसके लिए, बाय यूनिट मास टू ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड का एक यूनिट मास लिया हमने, उस लिक्विड के यूनिट मास को
गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर में जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई दैट इज नोन एज स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आगे देन में तो इस तरह से अब हम लिखेंगे सारी डेफिनेशन। ठीक है, तो आपको डेफिनेशंस नोट कर लेना जो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया हमने और एक ग्राफ ड्रॉ किया उसके ऊपर से मैं। ठीक है, तो इस तरह से लैटेंट हीट क्या होता है, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड लैटेंट। ठीक है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, सब्सटेंस को कन्वर्ट होने के लिए जो कुछ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है रिलीज होती है कांस्टेंट टेम्परेचर, तब ना तो टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, सो दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड लैटेंट। ठीक है, हीट एनर्जी जो यूटिलाइज हो रही है उसको बोलते हैं लैटेंट। फिर जब अब उसको स्पेसिफाई किया गया कि कौन से कन्वर्शन के लिए क्या बोलेंगे, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्शन होगा तब जब हीट एब्जॉर्ब हुई कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और इसी को हम स्पेसिफाई करेंगे यूनिट मास के लिए, तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब at constant temperature by unit mass of solid to convert into liquid phase is called specific heat latent heat of fusion। उसी तरह से latent heat of vaporization क्या होगा, तो लिक्विड का गैसियस स्टेट में गैसियस फेज में कन्वर्ट होने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हीट एब्जॉर्ब होगी दैट इज कॉल्ड latent heat of vaporization। so the heat energy absorbed at constant temperature during transformation of liquid into gas is called the लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और स्पेसिफाई करेंगे हम यूनिट मास के लिए, तो फिर से स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो नोट कर लो डेफिनेशंस। उसी तरह से देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आप नोट कर लो। तो मेल्टिंग पॉइंट हमने क्या देखा, ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्शन होता है, तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड फेज इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। और आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट दे रहे हैं तो पूरा कन्वर्शन उसका सारी हीट एब्जॉर्ब हो रही है कन्वर्शन। ठीक है, और उसका कन्वर्शन हो रहा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस का मेल्ट हो रहा है और आइस मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज मेल्टिंग पॉइंट फॉर आइस। आगे चलिए, उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर। अब एक बार वो लिक्विड का टेम्परेचर राइज हो गया तो एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा जिसके ऊपर टेम्परेचर राइज नहीं होगा लेकिन उसका कन्वर्शन चालू हो जाएगा गैसियस स्टेट। तो वो टेम्परेचर, वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड ट्रांसफॉर्म्स इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, नोट कर लो इसे भी। अब देखो आपके बुक में यहाँ चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जर्व करो चार्ट को, आपको सब्सटेंस दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट दिया है, बॉइलिंग पॉइंट दिया है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया है। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस आपको दिए हुए हैं। तो देखो वाटर के लिए क्या है, मेल्टिंग पॉइंट 0 है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब आइस का जब कन्वर्शन होता है वाटर में तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो किलो जूल पर केजी दिया है और उसी को हम कैलोरी पर ग्राम में भी दिया है। तो किलो जूल तो 333 किलो जूल पर केजी, मतलब 1 केजी के लिए कितना किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो 333 किलो। समझ में आ गया मीनिंग उसका कि 1 केजी का अगर वो आइस है, मास उसका 1 केजी आइस का, तो उसका स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा 333 किलो जूल, यानी 333 किलो जूल एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा तब 1 केजी का आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देखो, तो वेपोराइजेशन यानी क्या होगा, अब लिक्विड का गैसेस में कन्वर्ट होगा। तो 1 केजी अगर लिक्विड है, वाटर है, ठीक है, तो 1 केजी वाटर के लिए कितना किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब होगा
2256। तो 2256 किलो जूल जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैलोरी पर ग्राम दिया है, तो स्मॉलर यूनिट है कैलोरी पर ग्राम और लार्जर यूनिट है किलो जूल पर केजी। ठीक है, उस तरह से हर एक सब्सटेंस के लिए दिया है। कॉपर के लिए दिया है, देखो मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या होगा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है जिसके ऊपर कॉपर मेल्ट होगा। ठीक है, उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट है 2562, मतलब कॉपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा और जो लिक्विड कॉपर है वो गैसेस में कन्वर्ट होगा 2562 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरह से यहाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया। तो इथिल अल्कोहल, अब इथिल अल्कोहल देखो माइनस में, इसका मतलब क्या होगा, -170 उसका मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब इस -117 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड फॉर्म में आता है। तो सॉलिड में रहेगा तभी मेल्ट होगा, जैसा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड में होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो मेल्ट होगा जब उसको हीट देंगे तो इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। उसी तरह से इथिल अल्कोहल का क्या, ये सॉलिड कौन से फॉर्म में होता है, -117 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिडिफाई होता है, तो उसका कन्वर्शन मेल्टिंग उसी में होगा, तो 117 उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, और बाकी स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और आपको दिया हुआ है। गोल्ड के लिए दिया है, उसी तरह से सिल्वर के लिए दिया है, लेड के लिए भी दिया है, तो आपको ऑब्जर्व करना है स्पेसिफिक। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो यूज योर ब्रेन पावर, नीचे में जो है, is the concept of latent heat applicable during transformation of gaseous phase to liquid phase and from liquid phase to solid phase। अब उल्टा दिया, हमने ये देखा कि हीट एब्जॉर्ब होती है जब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्शन हो रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब होती है, तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसका अगर उल्टा हम लेंगे, रिवर्स अगर करेंगे तो क्या होगा, सीधा हम देखते हैं तो क्या होगा, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैसेस में कन्वर्शन होगा, और हम रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे तो गैसियस का लिक्विड में। लेकिन कब होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है तो बॉन्ड ब्रेक होते, मॉलिक्यूल सेपरेट होते, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होगा और सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्शन होगा। ठीक है, लिक्विड एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी, फिर से एक्सपेंशन होगा, मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे और गैसेस में कन्वर्ट होगा। आगे चलिए, अब उल्टा अगर करना है, गैसियस का लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा, मॉलिक्यूल्स को फिर से पास में आना पड़ेगा। तो हीट एब्जॉर्ब होगी क्या हुआ, नहीं, हीट क्या होगी, रिलीज होगी, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। अगर गैसियस का लिक्विड में कन्वर्शन होना है तो क्या होगा, कूल होगा, कूल होगा मतलब क्या होगा, उसका हीट वहां से रिलीज होगा। आगे दिन में अब वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये भी होगा, कन्वर्शन जब भी होता है तो पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, सारी हीट रिलीज होगी, कब तक, जब तक कन्वर्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ हमने देखा सॉलिड का लिक्विड में जब तक पूरा कन्वर्शन नहीं हो जाता हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उसी तरह से गैसियस का या लिक्विड का अगर सॉलिड में कन्वर्शन होना है तो जब तक वो पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाता हीट क्या होगी, रिलीज होगी। उल्टा लेते हैं, अगर वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। टेम्परेचर डाउन होना मतलब क्या, उसमें की हीट रिलीज होना, जैसे जैसे हीट उससे बाहर निकलती जाएगी तो उसका टेम्परेचर डाउन होते जाएगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाएगा, स्पेसिफिक टेम्परेचर आ जाएगा जिस जो कांस्टेंट हो जाएगा और सारी हीट वहां, ठीक है, उसका कन्वर्शन चालू हो जाएगा। आगे दिन में अब हीट निकल रही है, अब यहाँ कैसे देखा हमने, हीट एब्जॉर्ब हो रही है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। उसी तरह से पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, हीट रिलीज हो रही है लेकिन टेम्परेचर भी डाउन नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कन्वर्शन हो रहा है एक फेज का दूसरे फेज। समझ में आ गया। उसी तरह से गैसियस का लिक्विड में कन्वर्शन होगा तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट रिलीज होती जाएगी, हीट रिलीज होती रहेगी लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वो भी डाउन नहीं होगा। हीट रिलीज होती है तो टेम्परेचर डाउन होना चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जिसको पर्टिकुलर सब्सटेंस जो गैसेस फॉर्म में है वो अभी क्या होगा, हीट कंटिन्यू रिलीज होती जाएगी उसकी, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा और उसका कन्वर्शन क्या हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा, गैसेस। उसी तरह से फिर से अगर उसमें से हीट हम रिलीज करते जाएंगे, हीट निकालते जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होते जाएगा लिक्विड स्टेट में और कंटिन्यू उसका टेम्परेचर डाउन होते रहेगा। डाउन होते होते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि अब टेम्परेचर डाउन नहीं होगा लेकिन उसका कन्वर्शन चालू होगा।
आगे देन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट निकलती रहेगी तो टेम्परेचर डाउन होगा, लेकिन वो टेम्परेचर आ गया तो हीट तो निकल रही है, लेकिन अब टेम्परेचर डाउन नहीं होगा तो क्या होगा, लिक्विड का सॉलिड में अब कन्वर्शन होना चालू होगा। आगे देन इस तरह से आपको पूछा है इज द कंसेप्ट ऑफ लैटेंट हीट अप्लीकेबल, क्या ये अप्लीकेबल है एब्जॉर्प्शन के वक्त, तो हमने देखा, तो क्या रिलीज होते वक्त अप्लीकेबल है, ये हमें पूछा, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अप्लीकेबल है। वेयर डज द लैटेंट हीट गो ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, फिर लैटेंट हीट कहां जाती है, दो क्वेश्चन पूछा कि क्या गैसियस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में होते वक्त भी ये कंसेप्ट हम लगा सकते हैं, इसमें तो लगा दिया हमने सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस लैटेंट हीट का, लेकिन लैटेंट हीट का कंसेप्ट क्या रिवर्स डायरेक्शन में लगा सकते हैं क्वेश्चन, यानी गैसियस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है, तो हमारा आंसर होगा हाँ होता, यस। फिर बोला है फिर लैटेंट हीट कहां जाती है, सेकंड क्वेश्चन वेयर डज द लैटेंट हीट गो ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, अभी लैटेंट हीट कहां जाएगी, जब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो लैटेंट हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और यहां कहां जाएगी, रिलीज होगी, उल्टा, ठीक है, जब गैसियस का लिक्विड में कन्वर्शन होगा तो लैटेंट हीट रिलीज होगी, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लैटेंट हीट, ठीक है, तो हीट रिलीज होगी, उसी तरह से फिर हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर डाउन होते रहेगा, फिर जो कन्वर्शन होगा फेस का तो वहां भी लैटेंट हीट क्या होगी, रिलीज होगी, यहाँ एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से यूज ऑफ वेट फॉर्म में आपको आंसर लिखना है। कल हम देखेंगे रिजर्वेशन के बाद, ठीक है, और एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर।